किसी अक्लमंद इंसान ने कहा है कि दौलत आपको आज़ादी तो दे सकता है, मगर दौलत को पाने के लिए उसके पीछे भागना गुलामी की ही एक निशानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 2021 में आई द ड्यून मूवी को सही से समझने के लिए आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ड्यून की कहानी आज से कई हजार साल बाद की है, जब इंसान इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स को ही अपना घर बना लेते हैं। ड्यून की कहानी में बहुत से एलिमेंट्स का यूज किया गया है जो ह्यूमन हिस्ट्री और नेचर को दर्शाता है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ साथ कल्चरल और रिलीजियस एलिमेंट्स का भी यूज किया गया है। ये 1965 के सेम ड्यून नामी नावल पर बेस्ड है, जिसे फ्रैंक हर्बर्ट ने लिखा था, और ये वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन नॉवल मानी जाती है। ड्यून की कहानी कुछ यूं है कि आज से कई हजार साल बाद इंसान अलग अलग प्लैनेट्स पर आबाद हो जाते हैं, मगर एक सिस्टम जो खत्म नहीं होता वो है प्यूरल लॉर्ड्स का सिस्टम। मतलब कि अथॉरिटी हमेशा ही दौलतमंद लोगों के पास होती है। ऐसे ही एक एम्परर होता है जिसका नाम शद्दाम द फिफ्थ है। वो सारे यूनिवर्स पर रूल करता है। मतलब जहाँ जहाँ भी इंसानों ने प्लैनेट्स आबाद किए हैं, वक्त के साथ साथ कुछ इंसान इवॉल्व भी हो चुके हैं और साइंस की फील्ड में भी काफी डेवलपमेंट हुई है। खैर, जो एम्परर था उसने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ निकाला था जो था तो एक डिजर्टेड प्लेनेट, एक रेगिस्तान की दुनिया, मगर वहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता था जिसे वहाँ के नेटिव लैंग्वेज में तो मेलांग कहते, मगर मूवी में द स्पाइस के नाम से है। ये सब्सटेंस रेगिस्तान में पाया जाता है और ये इतना रेयर है कि ये यूनिवर्स में सिर्फ इसी प्लेनेट पर है। इस सब्सटेंस की खासियत ये है कि ये स्पेस ट्रेवल में इस्तेमाल होता है। इससे इंटरस्टेलर ट्रेवल करना पॉसिबल है। तो जितना ज्यादा ये लोग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे, इतना ही ये ताकतवर होते जाएंगे। तो स्पाइस को पाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई है। अब एम्परर से नीचे कुछ फ्यूडल फैमिलीज भी थी, ऐसी वेल्थी फैमिलीज जिनके पास अपनी आर्मी होती थी और प्लेनेट भी उनका अपना ही होता था। तो ऐसी ही दो बड़ी फ्यूडल फैमिलीज थी। एक तरफ थे द हाउस ऑफ हार्कोनेन और दूसरी तरफ द हाउस ऑफ अट्रेइडिस। अब एम्परर ने पिछले 80 साल से अराकस का कंट्रोल द हाउस ऑफ हार्कोनेन को दिया था। वो वहाँ रेगिस्तान में अपनी बड़ी बड़ी मशीनरियाँ चलाते, यानी हार्वेस्टर्स, और रेगिस्तान में स्पाइस को कलेक्ट करते और आगे वो उसे एम्परर और बाकी एम्पायर्स को बेचते। मगर ये काम आसान नहीं था। इस प्लेनेट पर 3 बड़े खतरे थे। सबसे पहले तो अराकस प्लेनेट डिजर्टेड है, बहुत ही गर्म और लगभग रेगिस्तान। यहाँ बहुत गर्मी होती है और पानी बहुत कम मिलता है। यहाँ पर अगर सरवाइव करना है तो किसी सेफ प्लेस में, और अगर बाहर जाना है तो इसके लिए एक स्पेशल सूट है जो इंसान के पसीने और बाकी फ्लूइड्स को फिल्टर करके पानी बनाता है और वो उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकता है पीने के लिए, तभी वो अराकस पर जिंदा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यहाँ के नेटिव लोगों से है, जिन्हें फ्रीमेन कहते हैं। वो लोग यहाँ बहुत सालों से यहाँ है, उनकी नस्लें यहाँ आबाद थी, यहाँ तक कि इस प्लेनेट के वातावरण और स्पाइस को उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया है, इसलिए उनकी आंखों का रंग नीला होता है। अब फ्रीमैन इतने वेल्थी नहीं थे, इसलिए वो इस प्लेनेट पर चुप चुप कर रह रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो आउटसाइडर्स को यहाँ से भगा सके और अपने प्लेनेट को वापस पा सके, मगर आउटसाइडर्स के पास ताकत ज्यादा होती थी, इसलिए वो उन्हें हरा नहीं पाए। तो अक्सर फ्रीमैन और यहाँ जो आउटसाइडर्स आते, मतलब स्पाइस इकट्ठा करने, उनके बीच लड़ाइयाँ होती। अब तीसरा और सबसे बड़ा खतरा अराकस के ऑर्गेनिज्म से है, जिसे नेटिव तो शाही उलूद कहते हैं, मगर बाकी सबके लिए वो सैंड वॉर्म है। ये रेगिस्तान में रहते हैं और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, इतने बड़े कि ये कई हार्वेस्टर्स को निगल सकते हैं। ये सैंड वॉर्म्स रेत के नीचे ही रहते हैं, जैसे पृथ्वी पर समंदर में व्हेल्स या बड़ी मछलियाँ, और ये डिसिंक्रोनाइज आवाज को सुनते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए स्पाइस को कलेक्ट करना खतरनाक है, क्योंकि अक्सर जब बड़ी बड़ी मशीनरी रेगिस्तान में चलती है
तो वो एक आवाज पैदा करती है और उसी आवाज से ये वॉर्म्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कभी कभी हार्वेस्टर को निगल लेते हैं। इसीलिए स्पाइस को कलेक्ट करना खतरनाक है, क्योंकि अराकस पर वही जिंदा रह सकते हैं जो शक्तिशाली हो। अराकस कमजोरों को निगल लेता है। आई होप कि ये जानकारी काफी होगी इस कहानी को समझने के लिए। अब हम मूवी की स्टोरी पर आते हैं। तो शुरुआत होती है अराकस प्लेनेट को दिखाते हुए। बैकग्राउंड में एक लड़की की नरेशन चल रही होती है कि सालों से हार्कोनेन फैमिली अराकस से स्पाइस ले जा रही है और अब वो इतने अमीर हो गए हैं कि एम्परर से भी ज्यादा दौलत उनके पास है, मगर वो हमेशा यहाँ आतंक मचाते हैं और यहाँ के नेटिव को मारते रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अट्रेइडिस के ग्रह पर। ये साल 10,191 है, मतलब कि ये बहुत आगे की कहानी है, हमारे सोच से भी आगे की। खैर, हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर पॉल नामी लड़का दिखाया जाता है, जो असल में ड्यूक यानी द हाउस ऑफ अट्रेइडिस का जो एल्डर था उसका बेटा है। पॉल की माँ यानी ड्यूक की वाइफ का नाम लेडी जेसिका है। ये एक नोबल और रिच फैमिली है। इनके पास अपना प्लेनेट है, अपनी आर्मी है। खैर, अब चूंकि ये फ्यूचर की कहानी है तो शुरुआती सीन में ही हम जान पाते हैं कि इंसान ने कुछ अलग तरह की पावर सीख ली है, मगर हर कोई ये नहीं सीख पाता। जैसे जेसिका को एक एंशिएंट लैंग्वेज आती है, मतलब आप कह सकते हैं एक टेलीपैथिक पावर, जिसमें बिना आवाज निकाले वो दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस पावर को जेसिका ने सीखा था और जिनसे सीखा था वो सभी औरतें होती है। उनका एक अलग रोल है इस कहानी में और जेसिका ने ये सब अपने बेटे पॉल को भी सिखाया था। अब पॉल के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे काफी समय से अराकस और एक लड़की के बारे में सपने आ रहे हैं, जिस वजह से वो काफी परेशान है। फिर आगे हम देखते हैं कि एम्परर की तरफ से द हाउस ऑफ अट्रेइडिस को ये ऑर्डर मिलता है कि वो अराकस पर जाएंगे और एम्परर के लिए स्पाइस इकट्ठा करेंगे। हालांकि इस परिवार से पहले हार्कोनेन वहाँ थे, मगर किसी वजह से उन्हें वो प्लेनेट छोड़ना पड़ा और अब ये जिम्मेदारी अट्रेइडिस को दी जाती है। अब मजबूरन ड्यूक को ये ऑर्डर मानना पड़ता है और वो अराकस पर शिफ्ट होने के लिए मान जाता है, मगर एक बात जहन में रखे कि हार्कोनेन और अट्रेइडिस एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि ये कजन है, मगर फिर भी इनकी आपस में नहीं बनती। अब ड्यूक को इस सब के पीछे ये भी पता था कि ये एक साजिश है, क्योंकि हार्कोनेन बहुत ताकतवर है। उनका यूं अराकस ग्रह से जाना और अट्रेइडिस को अराकस देना कुछ खास हजम नहीं होता उसे। अब हम दो और कैरेक्टर से मिलते हैं, एक ड्यूक का आर्मी जनरल गर्नी और दूसरा उनका एक वफादार पायलट सोल्जर डंकन। ड्यूक ने डंकन को एक मिशन पर भेजा था, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि एम्परर शदाम उन्हें अराकस देगा। इसलिए उसने डंकन को फ्री में यानी अराकस के नेटिव लोगों पर जासूसी और उनसे दोस्ती करने भेजा था। वो भी लौट आता है और पॉल को वो काफी पसंद था। वो उसके साथ अराकस पर सबसे पहले जाना चाहता था, क्योंकि उसने एक सपना देखा था जिसमें डंकन मारा जाता है, मगर डंकन सपनों पर नहीं हकीकत पर यकीन रखता था। मगर पॉल के सपने कोई सपने नहीं होते थे, बल्कि वो विजन्स होते थे। पॉल अपने पिता से भी इजाजत मांगता है, मगर वो उसे समझाता है कि बेटा हम एक साथ ही जाएंगे अराकस पर। साथ ही वो अपने बेटे पॉल को जिम्मेदारियों के बारे में भी बताता है कि मैं कभी भी एक लीडर बनना नहीं चाहता था, मगर वक्त आने पर आपको ये करना ही पड़ता है। और आगे पॉल को भी द हाउस ऑफ अट्रेइडिस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसे अपने ब्लड लाइन को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अब ड्यूक को अंदाजा हो चुका था कि इस फैमिली को अब पॉलिटिकल खतरा है। सीन द हाउस ऑफ हार्कोनेन पर शिफ्ट होता है, जहां हम कहानी के दो और अहम कैरेक्टर से मिलते हैं। एक बैरन जो असल में लीडर है द हाउस ऑफ हार्कोनेन का, और दूसरा उसका भतीजा ग्लोसो। हम देखते हैं कि वो गुस्से में बैरन के पास आता है कि आखिर अट्रेइडिस को अराकस क्यों दिया जा रहा है, हमारी इतने सालों के मेहनत के बाद क्यों। तो बैरन जवाब में कहता है कि एक तोहफा सिर्फ एक तोहफा नहीं हो सकता। उसका मतलब साफ साफ यही था कि वो अट्रेइडिस को मार देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे और वापस से अराकस हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अराकस पर आने से पहले पॉल का एक इम्तिहान लिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से पावर सीखे है। उसे उसका काबू करना भी आना चाहिए। तो ऐसा ही एक कल्ट जिन्हें विचेस कहते हैं इस कहानी में, उनमें से एक एल्डर पॉल का टेस्ट लेती है, वो भी उसे काफी दर्द और तकलीफ देकर। मगर पॉल उस टेस्ट में किसी हद तक पास हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि द हाउस ऑफ अट्रेइडिस अपना प्लेनेट छोड़कर अब अराकस पर आ गए हैं।
वो भी अपने बड़े बड़े स्पेसशिप में उनका स्वागत किया जाता है और वहाँ का जो सिक्योरिटी चीफ था वो ड्यूक को यकीन दिलाता है कि सुरक्षा के सारे इंतजामात हो चुके हैं। अब द हाउस ऑफ अट्रेइडीज की तकदीर अराकस पर ही लिखी है। अब ये लोग यहीं रहेंगे जब तक मुमकिन होगा। यहाँ पर एक ऐसा शहर बनाया गया था जो सैंडवर्म से भी महफूज था और लोग यहाँ रह सकते थे। यहाँ से पूरे अराकस को कंट्रोल किया जाता था। अब आते समय वहाँ के नेटिव बार बार पॉल और जेसिका को देखकर एक वर्ड दोहरा रहे थे, वो था लिसन अल गाइब। असल में यहाँ एक मसीहा की भविष्यवाणी है जो यहाँ आकर अराकस को इन आउटसाइडर से आजाद करेगा और नेटिव को वापस से अपनी धरती मिल जाएगी जिसे वो पैराडाइज कहते हैं। तो वो पॉल को ही वो मसीहा मान रहे थे, मगर जेसिका अपने बेटे को समझाती है कि इनके बहकावे में मत आना बेटा, ये सदियों से इस बात पर यकीन रखते हैं मगर आज तक इन्हें कोई मसीहा नहीं मिला। इसके बाद सभी को शहर में लाया जाता है और ड्यूक और उसकी फैमिली को एक महफूज इमारत में। ड्यूक सुरक्षा को और मजबूत करने का ऑर्डर देता है और जेसिका अपने लिए एक ओल्ड मेड को चुनती है जो असल में यहाँ की नेटिव थी। वो अपने साथ एक खंजर भी लाई थी जो सैंडवर्म की बॉडी पार्ट से बनाया गया था, क्योंकि ये औरत भी पॉल और जेसिका को अपना मसीहा ही मान रही थी। पॉल हर दिन कुछ नया सीखता, उसने अराकस के बारे में काफी कुछ जान लिया था, मगर एक दिन वो देखता है कि उसे मारने के लिए एक छोटा स्पाई ड्रोन भेजा गया है। खैर वो तो उससे बच जाता है क्योंकि पॉल के सेंसेस काफी तेज थे और उस आदमी को भी मार दिया जाता है जो असल में आर्कोनेन था। वो दीवार में पिछले कुछ हफ्तों से छुपा था। इस बात से ड्यून सिक्योरिटी चीफ पर गुस्सा करता है कि वो कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करे। सीन शिफ्ट होता है द हाउस ऑफ आर्कोनेन पर, जहां विच की एल्डर बैरन से ये समझौता करने आई थी कि वो पॉल और जेसिका को नहीं मारेगा क्योंकि जल्द ही बैरन अराकस पर आक्रमण करने वाला है। बैरन वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, मगर बैरन वादे का पक्का नहीं। वो एक जालिम लॉर्ड है जो सिर्फ अपने फायदे का सोचता है। वहाँ अराकस पर कुछ दिनों में ही ड्यूक और उसके लोगों को पता चल गया कि स्पाइस की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही और अगर ऐसा ही चलता रहा तो द हाउस ऑफ अट्रेइडीज का सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसलिए ड्यूक खुद डेजर्ट में जाने का कहता है कि मैं हार्वेस्टर्स को खुद देखना चाहता हूँ। कुछ समय बाद डंकन भी लौट आता है क्योंकि अब वो प्रेमेन से मिला हुआ है। असल में ड्यूक को अंदाजा हो गया था कि एक बड़ी जंग होने का खतरा सर पर मंडरा रहा है और ये जंग सारे एम्पायर्स में होने वाली है। कोई ना कोई नए एम्परर के लिए लड़ेगा। इसलिए वो अराकस के नेटिव को अपने साथ शामिल करना चाहता था क्योंकि उनके पास एक पावर है जिसे द पावर ऑफ डेजर्ट कहते हैं और डंकन वही कर रहा था। अब डंकन के साथ फ्रीमैन का एक लीडर भी आया था क्योंकि खुद ड्यूक उससे बात करना चाहते थे। उसका नाम स्टिलगार था। ड्यूक जब उसे बताता है कि मैं जानता हूँ सालों से तुम्हारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, हार्कोनेन ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचाया है, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। स्टिलगार जवाब में कहता है कि ये हमारा ग्रह है, तुम लोग आते हो, स्पाइस ले जाते हो और बदले में कुछ नहीं देते, बल्कि हमारे प्लेनेट पर कब्जा किया हुआ है। मगर ड्यूक उससे समय मांगता है। स्टिलगार्ड वहां से चला जाता है। इस प्लेनेट पर लाखों फ्रीमैन है जो अगर एकजुट हुए तो अराकस को वापस पा सकते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ड्यूक, उसका बेटा और गर्नी खुद हार्वेस्टर को देखने जाते हैं रेगिस्तान में, वो भी डॉक्टर काइन के साथ जो कि एक इकोलॉजिस्ट है। वो सभी को सूट के बारे में बताती है और रेगिस्तान पहुंचकर वहाँ के हालात के बारे में कि क्यों स्पाइस की प्रोडक्शन कम है। वहाँ एक हार्वेस्टर स्पाइस कलेक्ट कर रहा था मगर थोड़ी ही देर में वहाँ सैंडवर्म आ जाता है। वो लोग उसे ऑर्डर देते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, मगर तकनीकी खराबी की वजह से वो हार्वेस्टर को नहीं निकाल पाते। इसलिए ड्यूक अपने ही चॉपर में कुछ लोगों को बचा लेता है, मगर इसके लिए उन्हें लैंड करना था। खैर वो लोग हार्वेस्टर में से वर्कर्स को तो निकाल लेते हैं क्योंकि वॉर्म करीब आ रहा था। असल में वो आवाज की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, मगर इस बार जब पॉल स्पाइस को थोड़ा सा इनहेल करता है उसे कुछ हो जाता है जैसे उसे नशा सा हो गया हो। वो खुद को नहीं बचा पा रहा था, मगर गर्नी किसी तरह उसे बचा लेता है। शहर पहुंचने पर ड्यूक अपने बेटे पर गुस्सा करता है कि तुम्हें क्या हो गया था। उन लोगों को बचाते समय वो देखते हैं कि वो सैंडवर्म हार्वेस्टर को निकल जाता है। अब आप सोचोगे कि आखिर ये लोग इन वॉर्म्स को खत्म क्यों नहीं करते, तो असल में ये स्पाइस यही वॉर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इन्हें खत्म किया तो स्पाइस भी खत्म हो जाएगा।
जाएगा। इन लोगों ने एक हार्वेस्टर को खो दिया और पहले से ही इन लोगों के पास इतने थे नहीं, तो ड्यूक के लिए समस्या बन जाती है क्योंकि अब वो स्पाइस के प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर पाएगा और वो दिन दूर नहीं जब कोई और अराकस को हड़पने आएगा। बाद में हम देखते हैं कि पॉल अपनी माँ को रेगिस्तान में हुए उस हादसे के बारे में बताता है कि असल में जब उसने स्पाइस को इनहेल किया था तो उसे एक विजन आया था एक लड़की के बारे में जो असल में फ्रीमैन है। उसमें पॉल का कत्ल भी हुआ था, मगर बाद में उसने कुछ ऐसे विजन्स भी देखे जहाँ एक बहुत बड़ी जंग में वो हिस्सा लेने वाला है और वही लड़की उसके साथ है, बल्कि अब पॉल के साथ फ्रीमैन की एक पूरी फौज है। अगली रात ही हम देखते हैं कि अट्रेडिस का जो फैमिली डॉक्टर था वो उन्हें धोखा देता है और शहर के शील्ड को तोड़ देता है। वो पॉल और जेसिका को भी पकड़वाता है और खुद ड्यूक को भी, क्योंकि उस रात आर्कोनेंस की फौज हमला करती है। डॉक्टर बताता है कि वो अपनी वाइफ के खातिर ये सब कर रहा है क्योंकि बैरन के पास उसकी वाइफ है। आर्कोनेन को सब कुछ वापस पाने में देर नहीं लगती क्योंकि वो कायरो की तरह पीछे से वार करते हैं। पॉल और जेसिका को एक चॉपर में बिठाकर यहाँ से दूर ले जाया जा रहा था क्योंकि विच से किया वादा बैरन नहीं तोड़ सकता था। वैसे भी रेगिस्तान में उनकी मौत तो होनी ही थी, मगर बीच रास्ते में ही पॉल और जेसिका अपने पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को छुड़ा लेते हैं। द हाउस ऑफ अट्रेडिस को गिरा दिया गया था, मगर उस डॉक्टर ने एक काम किया था कि उसने ड्यूक के मुंह में वायरस रख दिया था और उसे समझाया था कि सही वक्त आने पर इसे दांतों के बीच दबाना। बाकी उसकी बॉडी पैरालाइज थी और अगले दिन खुद बैरन और उसकी फौज उसके सामने थी। बैरन डॉक्टर को मार देता है क्योंकि बैरन वादे का पक्का नहीं है और ड्यूक को कहता है कि कितने सालों से हम लड़ रहे हैं कजन, मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता ड्यूक अपने मुंह में रख के वायरस को दबा देता है और रूम में जितने भी आर्कोनेंस थे मारे जाते हैं सिवाय बैरन के, क्योंकि उसकी बॉडी काफी म्यूटेटेड थी। इससे पहले उसने अपना शील्ड भी एक्टिवेट कर दिया था। दूसरी तरफ हम पॉल और उसकी माँ जेसिका को देखते हैं जो हार्कोनेन से तो खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे, मगर अब वो रेगिस्तान में सरवाइव कर रहे थे। इस बीच डंकन भी उस लड़ाई में बच गया था और एक चॉपर की मदद से वो पॉल और जेसिका को बचा लेता है और उसे एक रिसर्च सेंटर में ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर काइंस और उसके लोग होते हैं। असल में वो यहाँ फ्रीमैन के लिए काम करते थे। पॉल उसे यकीन दिलाता है कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें फ्रीमैन को पैराडाइज की उम्मीद है, एक मसीहा जो ये सच करेगा जिसे ये लोग लिसन अल गहीब के नाम से पुकारते हैं। पॉल का इशारा अपनी तरफ था कि वो अराकस को जन्नत बना सकता है और यहाँ फ्रीमैन का राज होगा। यहाँ डॉक्टर काइंस ये भी रिवील करती है कि एम्परर ने तुम्हें जानबूझकर अराकस पर भेजा, उसे द हाउस ऑफ अट्रेडिस से डर था कि कहीं आगे चलकर वो उसका तख्त ना छीन ले। इससे पहले कि ये लोग और जान पाते वहाँ आर्कोनेंस हमला करते हैं। डॉक्टर काइंस पॉल और जेसिका को एक खुफिया रास्ते से तो बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, मगर डंकन पॉल और जेसिका को बचाते बचाते मारा जाता है। पॉल और जेसिका एक चॉपर की मदद से भाग जाते हैं और डॉक्टर आखिर में सैंडवॉर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बाकी सभी को मरवा देती है। दूसरी तरफ हम पॉल और जेसिका को देखते हैं। रेगिस्तान में कुछ आगे जाने पर उनका चॉपर एक रेतीले तूफान में क्रैश हो जाता है, इसलिए वो आगे का सफर पैदल ही तय करने लगते हैं। मगर अब डॉक्टर काइंस ने उन्हें सूट दे दिए थे तो उनका सरवाइव करना आसान हो गया था। अब पॉल को फ्रीमैन की दुनिया में जाना था क्योंकि अब द हाउस ऑफ अट्रेडिस का वारिस सिर्फ पॉल है और उसे ही अपने पिता का बदला लेना है। एक दिन रेगिस्तान में उन पर सैंडवॉर्म हमला करता है, मगर ये दोनों किसी तरह पथरीली जगह पर पहुंच जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। उन्हें पहाड़ों में उनका सामना फ्रीमैन से होता है जो उन्हें खत्म करने वाले थे, मगर यहाँ पॉल स्टिलगार्ड को पहचान लेता है और उसे कहता है कि मैं ड्यूक का बेटा हूँ। फिर वो अचानक से उन्हें नहीं मारते स्टिलगार्ड को, चूंकि ड्यूक ने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो फ्रीमैन के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, उन्हें उनकी दुनिया लौटा दी जाएगी। इसलिए स्टिलगार्ड कहता है कि लड़का जिंदा रहेगा क्योंकि वो हमारे काम सीख सकता है, मगर औरत मार दी जाएगी। अब पॉल ऐसा नहीं चाहता था, मगर जैसे ही जेसिका को मारने स्टिलगार्ड आगे बढ़ता है, जेसिका काफी तेज थी, वो उसे हरा देती है और उसके गले पर नाइफ रखती है।
इस वजह से स्टील गार्ड उससे माफी मांगता है और उसे ना मारने का कहता है। मगर फिर भी पॉल, जिसे सब लिसन अल गईब मतलब वो मसीहा मान रहे थे, अपने साथ ले जाने से पहले उसे खुद को साबित करना होगा। तो उसका एक प्रीमैन वॉरियर से मुकाबला किया जाता है और पॉल उसे हरा देता है, जिससे स्टील गार्ड इन दोनों को अपनी दुनिया में ले जाता है। इस बीच पॉल की मुलाकात उस लड़की से होती है जो उसके सपनों में आती थी, और वो लोग डिजर्ट पावर को भी देखते हैं, क्योंकि ये प्रीमैन उन सैंडवर्म्स की सवारी कर रहे थे, उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। और यहाँ से पॉल का असली सफर शुरू होगा। आगे चलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी अन्याय के खिलाफ, मगर ये कहानी यहीं तक थी और इसके आगे के पार्ट्स वार्नर ब्रूस वाले जरूर लाएंगे, क्योंकि ये कामयाब मूवी थी। उम्मीद है आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दे और जुड़े रहिए।